उनका अपनी आमला के अंदर भी वो इस बात की पूरी तरह से वकालत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर हम रिव्यू में जाएंगे तो पूरे देश में फसाद हो सकते हैं। एक बॉल जो पूरी तरह से निकल चुकी है और लोग अब उस पर सेटिस्फाई हो गए हैं, दोबारा से मामला उठेगा। लेकिन उसके बाद जब मुस्लिम पर्सनल लॉ ये फैसला करती है कि हम रिव्यू में जाएंगे तो 15 मिनट पहले उनकी तरफ से नोट आ जाता है। अब जब ये फैसला किया गया कि एक साथ मिलकर के रिव्यू में जाएंगे, पहले रिव्यू उनकी तरफ से आता है, तो ऐसी क्या जल्दी है, क्यों जल्दी में लगी हुई है मौलाना अरशद मदनी? देखिए, मैंने वो ऑडियो तो सुना नहीं है जिसका आप हवाला दे रहे हैं, लखनऊ वाला, कि उन्होंने पहले जो है उसकी मुखालफत करी, फिर इसी तरह अपनी जमात में उसकी मुखालफत करी हो। लेकिन अगर वाक़यतन इसी तरह है जैसा आप बता रहे हैं तो फिर ये सूरत हाल जो है ये मैं समझता हूँ कि अच्छी नहीं, बल्कि इसको कहना चाहिए कि ये बहुत ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल हो जाती है। बड़ी मज़ा का खेस कि हम जिन लोगों पर आंखें बंद करके अपनी दुनिया, दीन, हम तो सब कुछ उनके सपुर्द करने पर तैयार खड़े हुए होते हैं, और वहाँ अगर इस तरह की सूरत हाल हो। देखिए, एक तो चीज़ ये है कि भाई ठीक है, एक शख्सियत या एक शख्स का कोई अपना नज़रिया है, लेकिन जमात में उसके ख़िलाफ़ होता है। लेकिन अब जिस तरह से आपने बयान किया कि वहाँ 15 मिनट पहले ये, और फिर उसमें जो है सबक़त, और भी लोगों ने इस तरह के अंदेशे और ख़यालात का इजहार किया है, मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। जमीयत उलमा के कायदीन को, ख़ास तौर से मौलाना अरशद मदनी साहब को भी अपने रवैये पर भी गौर करना चाहिए। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, उम्मत की इज्तिमाइयत और उम्मत के इज्तिमाई मफादात बहरहाल शख्सियत, ख़ानदान और जमात से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है जमात के मफादात के लिए, शख्सियत के मफादात को कुर्बान कर देना चाहिए, और अगर इससे आगे कहीं ज़रूरत पड़ती है कि उम्मत के लिए जमात के मफादात को कुर्बान करना पड़ता है, तो मैं समझता हूँ कि बखुशी अपनी जमात और अपने गिरोह के तमाम मफादात को बालाए ताक रख करके हमें उम्मत के इज्तिमाई मफाद के लिए सीना सिपर होकर मैदान में रहना चाहिए। और मौलाना अरशद मदनी साहब को एक मैं ही नहीं, मेरी तरह हज़ारों लाखों लोग इस तरह के इस मुल्क में थे, और शायद अब भी हैं। कुछ यकीन में कमज़ोरी तो ज़रूर हुई है जिस तरह के पिछले वाक़यात हुए हैं, लेकिन फिर भी हम गनीमत समझते हैं। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा यकीन में कमज़ोरी आने के बावजूद भी कि मौलाना अरशद मदनी साहब का जो एक रवैया रहा है पुराना, कि हक़ बात को जुर्रतमंदी के साथ बर वक्त सही जगह पर कहना, ये उनका इम्तियाज़ था। मैं समझता हूँ कि मौलाना को उस इम्तियाज़ को बरकरार रखना चाहिए, और दीन का मफाद, उम्मत का मफाद वो इसी में है कि आप हक़ के लिए खड़े हो जाइए। अगर कहीं खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला भी आता है कि आपकी ज़ात भी ज़द में आती है, तो ये उम्मत बहुत बड़ी है और उम्मत से बड़ा अल्लाह है। आप अल्लाह के लिए अगर काम कर रहे हैं, आप मुखलिस हैं अपने काम में, उम्मत के इज्तिमाई मफाद के लिए काम कर रहे हैं, दीन के मफाद के लिए आप काम कर रहे हैं, सारे मसाले को बिल्कुल पीछे डाल दीजिए। अभी मेरी इन मसलिहत अंदेशियों से बिल्कुल बाहर आकर के देखिए, आपको उम्मत के इज्तिमाई मफाद को कुर्बान करने से बहरहाल परहेज़ करना चाहिए। और उम्मत का इज्तिमाई मफाद जो है सबसे बड़ा वो ये है कि यह मिल्लत जब तक ज़िंदा रहे अपने वक़ार, अपनी गैरत, अपने ईमान और अपनी इज़्ज़त के साथ ज़िंदा रहे, और अगर इन पर कहीं आँच आती हो तो फिर ऐसी ज़िंदगी से वाक़ईतन मर जाना बेहतर है। मेरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उन लोगों से बात हुई जो इस पूरे केस को डील कर रहे हैं और डॉक्टर धवन से बार बार मुलाकातें करते रहते हैं। उनका ये कहना है कि 30 तारीख को हमारी मुलाकात हुई, जमीयत के भी लोग थे, डॉक्टर धवन से मुलाकात हुई, एजाज़ मकबूल ऑन रिकॉर्ड जो उनके वकील हैं जमीयत के वो थे, और उसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ लोग थे, और ये फ़ैसला हुआ था कि हम लोग मिल कर के एक ही दिन में फ़ाइल करेंगे। अचानक 2 तारीख को धवन साहब के पास फ़ोन आता है, उनके क्लर्क के पास फ़ोन आता है, जिस तरह धवन साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा, और ये कहा जाता है कि ड्राफ्ट तैयार है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जल्दी क्या है, मैं डेंटिस्ट के यहाँ हूँ, आकर देख लूँगा। लेकिन उसके बाद वो ड्राफ्ट वहाँ नहीं छोड़ा जाता जैसा कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था, और उसके बाद दोपहर बाद 2:30-3 बजे सुप्रीम कोर्ट में उसको दाखिल कर दिया जाता है। जब धवन साहब उनसे पूछते हैं और ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि उनका ये कहना है कि मुझे मीडिया से मालूम चला कि फ़ाइल हो गया है, और उसके बाद
یہ پورا چیزیں سامنے آئی اور انہوں نے کہا کہ پھر میں یہ سمجھوں کہ آپ نے مجھے نکال دیا ہے، تو اس کے بعد یہی کہا گیا ہاں آپ یہی سمجھیے. لیکن اب جس طرح سے جمعیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اعجاز مقبول نے جس طرح سے بتایا اس کے مطابق ہم نے فیصلہ لیا، لیکن اب ہم واپس لیتے ہیں اپنی بات کو اور اب ہمارے وکیل وہی ہوں گے. ہاں، تو اس کو سمجھنے کا ایک دوسرا طریقہ شکیل بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعجاز مقبول صاحب بھی ایک آن ریکارڈ وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، اور یہ پیشہ ورانہ معاشرت جو ہے یہ بھی ایک بڑی چیز ہوتی ہے، ایگو بھی مسئلہ ہوتا ہے. چونکہ راجیو دھون صاحب کو